अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरवत वलीम। कभी कभी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको समझना या शायद इनकी तशरीह करना हमारी ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर अगर गौर किया जाए तो ये छोटे छोटे से अल्फाज या जिन्हें हम मुश्किल समझ लेते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का एक ज़रिया भी बनते हैं, क्योंकि हम अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन करते हैं। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे रास्ते होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, चूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर लेते हैं, ऐसे कामों का इंतखाब कर लेते हैं जिनको शायद ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में किया जा सकता है, किसी भी औकात में किया जा सकता है या किसी भी दिन में किया जा सकता है। हर रोज़ की तरजीहात आपकी मुतय्यन होना बहुत ज़रूरी होती हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आज ही होना है, कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें वाकई करने की आपको ज़रूरत है, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी बातें या कौन से ऐसे अमल हैं जिनको आप किसी दिन पर भी डाल सकते हैं। इसलिए अपनी तरजीहात को मुतय्यन कीजिए, उनका रास्ता देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर रोज़ कई रास्ते आपके सामने होते हैं और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपनी तरजीहात को मुतय्यन करें। इंसान अगर ये सोच ले, इन छोटे छोटे से मुश्किल अल्फाज का मतलब समझ ले, इनकी तशरीह समझ ले, तो यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर खड़े होते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। मगर सबसे पहले आपको अगर दुरुस्तगी करनी है या आपको कहीं से आगाज़ करना है, तो आगाज़ के लिए आपका घर आपकी बेहतरीन जगह होती है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दुनिया की तो हम बात करते हैं, मगर सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अपना मुल्क, अपनी सरज़मीन, अपना वतन पाकिस्तान की आबादी भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमें वो कैंपेन्स भी नज़र आती हैं हुकूमत की जानिब से, मगर कोई मौसर हमें लॉ नज़र नहीं आता, कोई मौसर ऐसी कोई कैंपेन नज़र नहीं आती जिसमें हम कहा जा सके कि डेफिनेटली हुकूमत ने कोई ऐसा काम किया है या कोई इस तरह से अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को बच्चों से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड। और इसके साथ साथ वो तमाम वसाइल जो हमारे पास मौजूद है वो नाकाफ़ी हैं उन तमाम आबादी के लिए जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है। तो चूँकि पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, कैंपेन्स के लिए बाकायदा अवेयरनेस किस तरह से दी जा सकती है, उसके लिए हमने यहाँ पे मधु किया है। हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर है मुनव्वर इबादुल्लाह साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमारे साथ सीनियर अदाकारा हैं और एक्स मेंबर सिंध असम्बली रही हैं महताब अकबर राशिदी। बहुत शुक्रिया आपका महताब साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर जब हम महताब साहबा की बात करते हैं तो जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और बहुत सारे लोग जिनके नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे वो इनका चेहरा देख के इनको पहचान सकते हैं कि इन्होंने भी बड़ा काम किया इस सिलसिले में, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं सारी चीज़ें। महताब साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। जब हम आबादी की बात करते हैं, चूँकि दुनिया भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, और हमारी अगर पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो हमारे पाकिस्तान की आबादी अनएक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिसके आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इस हद से तेज़ी से बढ़ रही है। हुकूमत की तरफ से हमें कैंपेन्स नज़र नहीं आती, या फिर आवाम के पास कोई अवेयरनेस उस तरह से नज़र क्यों नहीं आती जिस तरह से नज़र आनी चाहिए? आपने एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अनएक्सपेक्टेड, उसको थोड़ा सा बदल लीजिए। ये एक्सपेक्टेड है, इसलिए एक्सपेक्टेड है, इसलिए ये इसकी तवक्को की जा रही है या हम देख रहे हैं, इसलिए कि हुकूमत उसकी तरजीहात में शामिल नहीं है ये चीज़। और एक तवील अरसे से लेके ये कभी भी ख़ानदान को बढ़ाना, कितनी हद तक बढ़ाना, क्या प्लानिंग करनी है, वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं रही है। जब आपकी तरजीहात में जब वो शामिल नहीं होती तो फिर आप भूल जाइए कि कोई इस पर कानून साजी होगी। और कानून साजी से ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि औलाद जो अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, उसको पैदा तो हो जाती है औलाद, लेकिन अगर आप उसको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, आप उसको अच्छी तालीम नहीं दे सकते, तरबियत नहीं दे सकते, तो फिर ये औलाद बड़ी होके माँ बाप के लिए क्या जज्बात रखेगी, ये हम सब समझ सकते हैं। आपने रिपोर्ट में देखा कि पाकिस्तान का नंबर जो है आबादी के लिहाज से वो 6ठे नंबर पे है पूरी दुनिया में।
हम। 22 करोड़ की आबादी है और उसमें दिन ब दिन और उसमें 50% से ज़्यादा हमारे नौजवान शामिल हैं। रोज़मर्रा आप चीज़ें देखती हैं, सुनती हैं, रिपोर्ट होती हैं कि हमने अपने नौजवानों के लिए कोई प्लानिंग नहीं की हुई है। हमारे बहुत टैलेंटेड हमारा यूथ जो है, नौजवान जो है, अल्लाह ने उसको बेपनाह सलाहियतें दी हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपका एक इंतहाई नाक़िस सियासी निज़ाम है। आपके जो हुक्मरान हैं उनके अपनी तरजीहात हैं, कौम या लोग या आगे मुस्तकबिल उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। एक पॉलिसी होती है जो एक तसलसल के साथ आगे जाती है, हम उससे महरूम हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एडहॉकिज्म पे चल रहा है, आज किसी तरह हम निकल जाएं, आगे का देखा जाएगा। इस तरह से कौमें नहीं चलती हैं, इस तरह से बातें नहीं होती हैं। हमारी जो आबादी है उसका भी मसला यही है कि यानी आप ये समझ लीजिए कि किसी न किसी एक तबके को खुश करने के लिए हुकूमत अपने आप को पीछे रख लेती है। पॉपुलेशन या आबादी जो है, कभी उसको मजहब के नाम पे रोका जाता, ना 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 ना, इस पर गुफ्तगू नहीं करनी है। जी बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि हर पैदा होने वाला जो इंसान है उसको रिज़्क़ अल्लाह देगा, लिहाजा इस पर बात ही नहीं करो, हमें रोकना नहीं है। अब ये चीज़ें आपकी शऊर में आ जाती हैं, आपकी तालीम का हिस्सा बनना चाहिए। अल्लाह ने ये भी कहा है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिल्कुल। आपने खुद ही कहा कि ज़राअत हमारे पास कम होती जा रही है, हमारे पास पीने का पानी कम होता जा रहा है, हमारे पास माहौलियात के मसाइल हैं, हमारे पास आप ये देख लीजिए क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रही हैं, वो कोई भी चीज़ आपके लिए इस वक्त तो फ़ायदा मंद नहीं हो रही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और आज अगर ये पॉपुलेशन डे दुनिया में नहीं मनाया जाता तो शायद आज हम गुफ्तगू भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। इवन आपकी जो हमारा जो मीडिया है, जो अबलाग के ज़राए हैं, वो भी उस पर तब गुफ्तगू करते हैं जब एक दुनिया में एक दिन मनाया जाता है। लेकिन एक तसलसल के साथ लोगों को शऊर देने वाली बात जो है वो गायब है, और वो तभी आएगी जब आपके पास तालीम होगी। तालीम के साथ लोग सोचना शुरू करेंगे। बच्चे 2 हों, 4 हों, 6 हों, उससे कोई नहीं मना करता, लेकिन क्या आपके पास ये ज़राए हैं कि आप हर बच्चे को तालीम स्कूलों में भेजिए? आप कितने अफसोस की बात है कि हमारे बेशतर आबादी, बेशतर बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते, 5वीं जमात पढ़ के निकल आते हैं। किसको फिक्र है इसकी? आप यह देखते हैं हर चौराहे पे छोटे छोटे बच्चे आपको भीख मांगते नज़र आते हैं। थोड़ी सी देर के लिए दिल दुखता है, बहुत तकलीफ़ होती है, और मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा इतनी सी उम्र में अगर इस तरह से खड़ा हो तो क्या हो। लेकिन हम ये सारे मनाजिर एक तरह से देखते गुजर जाते हैं। 5 रुपए उसको दे दिए, 10 रुपए दे दिए, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हर शख्स से, इनफरादी तौर से मुझसे लेके हुकूमत तक, हम हुकूमत की तरफ क्यों देखते हैं? उसकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने उसका हल्फ उठाया हुआ है, उन्होंने लोगों का ठेका उठाया हुआ है अच्छी ज़िंदगी देने का। वो वादा करते हैं रियासत की अपनी जिम्मेदारी है, देंगे। मगर जब रियासत की हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे घर को सही करने के लिए हर मेंबर को अपना बराबर का किरदार अदा करना पड़ता है। सिर्फ घर के सरपरस्त के ऊपर सब नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत सारी NGOs हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके काम कर रहे हैं, और बहुत सारे नीचे के इदारे हैं जिनको इस पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। मुनव्वर इबादुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुनव्वर साहब, जिस तरह से मेहताब साहब ने बात की है शऊर के हवाले से, और ख़ास तौर पे जब हम नौजवान तबके की बात करते हैं तो हमारे पास अपने नौजवान तबके के लिए कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई रोज़गार हमारे पास मौजूद नहीं है। आबादी है कि वो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान की, और इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। कहाँ पर ऐसी कमी है कि हम अवेयर करने से कासिर हैं लोगों को, ये बताने से हम सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत के ऊपर किस तरह से डाल सकते हैं, या आपकी मेरी या सबकी जिम्मेदारी है, किस तरह से अवेयरनेस को फैलाया जा सकता है कि आपको बच्चे 2 ही अच्छे, इसी पर चलें आप। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पहले तो सबसे पहले
देखिए, जैसे आपने कहा कि ये सबकी अवेयरनेस फैलाना और अवेयरनेस इस पे काम करना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अगर उस पर कानून साजी कर भी देगी तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पे रेड आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में सिग्नल्स लगे होते हैं, रेड लाइट्स होती हैं और लोग उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, कर जाते हैं, राइट। तो ये आप अगर कानून साजी गवर्नमेंट कर भी देगी तो उससे इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है मेरे ख्याल में। इसमें असल काम ये है कि जैसे मीडिया है, ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आप पाकिस्तानी चैनल्स देखें, वो इंडिया की मूवी रिलीज हो रही होती है और उस पर बात दिखा रहे होते हैं उसके ट्रेलर्स, लेकिन पब्लिक सर्विस का कोई मैसेज हम फ्री में दिखाने के लिए तैयार नहीं है, राइट। तो ये तो हर टीवी की मीडिया इज स्टिल अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है, आज भी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया आने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, टेलीविजन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो प्रिंट मीडिया है, स्टिल वेरी रेलेवेंट है। हाँ, तो टीवी अपना रोल प्ले अदा कर सकता है। वो ऐसे एड्स बना सकते हैं बच्चे दो ही अच्छे वाला, ताकि वो एक किसी ज़माने जब वी आर ग्रोइंग अप, जब 90s में, तो उस वक्त ये एक बड़ा नॉर्म था, एक ही टेलीविज़न था और उस पर बच्चे दो ही अच्छे हर वक्त गुनगुनाता रहता था, तो एक एको बिल्ड होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये लास्ट 20 ईयर्स में शायद हम फिर भूल गए हैं कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, और आप देख रहे हैं कि हर जगह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और वसाइल कम होते चले। ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट तो होगा आज, और ये नंबर बड़ा ख़तरनाक है। 15,000 बच्चे हर रोज़ पैदा होते हैं पाकिस्तान में। अब हमारे पास ना उसके लिए स्कूल है। अगर आपको 15,000 बच्चों को स्कूल भेजना है तो हमें कम से कम 30 स्कूल पर डे बनाएं, तो फिर वो उसका जो गैप है वो कंप्लीट होगा। अच्छा मुनव्वर साहब, ये आप स्कूल्स की बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। नौजवानों की जब हम बात करते हैं, बच्चे की जड़ें तो हम अपने स्कूल्स में लेके जाते हैं बच्चे को, वहीं पर उसकी जड़ें बनती, वहीं पर बुनियाद बनती है, वहीं से वो ग्रो करके आगे की तरफ चलता है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को ही स्टार्ट से कुछ ऐसे लेक्चर्स दिए जाएँ, अवेयरनेस दी जाए, जैसे अपने सिग्नल के हवाले से बात की, बच्चों के मेंटली लेवल को देखते हुए कुछ इस तरह के उन्हें मोटिवेशनल किस्म के लेक्चर्स मिलने चाहिए जो उनके लिए हेल्पफुल हों, जिस तरह से वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएं, इन लेक्चर्स को भी आगे बढ़ाते चले जाएं और उनकी एज के हिसाब से ये लेक्चर्स आगे जाए, तो डेफिनेटली इस चीज़ को अवेयर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स किया तो जा सकता है, लेकिन आप ये भी देखें कि 15,000 जो बच्चे आज पैदा होंगे, इसमें से 6,700 बच्चे कभी स्कूल नहीं जाएंगे ज़िंदगी में। तो आप उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे ये मैसेज पहुंचाना है कि बच्चे दो ही अच्छे। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रही है, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, ये उस सेक्टर में बढ़ रही है जहाँ पे तालीम की कमी ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पे तालीम है और थोड़ा बहुत माशी शऊर है, वहाँ पे ये बढ़ नहीं रही उस रफ्तार से एज़ कम्पेयर। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्कूल में इस तरह की इंफॉर्मेशन ले भी आएँ, वो फिर भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसके लिए तो हमें एक कम्प्रीहेंसिव नेशनल प्लान, नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए हमारे पास, कि उसमें गवर्नमेंट भी हो, NGOs भी हो, पब्लिक सेक्टर भी हो, फिर मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इस पे एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की कैंपेन चलाई जाए अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अगर आप चाइना देखें, चाइना की तरक्की की बात हर शख्स करता है, लेकिन उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत 400 मिलियन बच्चे जो पैदा हो सकते थे उनको पैदा होने से रोका। फिर उनका जो सरप्लस था एग्रीकल्चर में, जो लोग बहुत ज़्यादा थे, उनको ना आहिस्ता आहिस्ता मूव किया मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, और इस तरह उन्होंने अपनी गुर्बत को कम किया। और अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनके वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, और फिर वो एक विशियस साइकिल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। कोई लास्ट एनी मैसेज मुनव्वर साहब जो आप देखने वालों को देना चाहें? मैं कहता हूँ कि हर शख्स अपना रोल प्ले करे, और स्पेशली मीडिया अपना रोल प्ले करे, क्योंकि मेरा ख्याल है मीडिया स्टिल कैन प्ले अ ह्यूज रोल, और इस पे बात होनी चाहिए कंटिन्यूसली 365 डेज। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, शायद बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ पर टीवी अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पर रेडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कैंपेन चलाना बहुत मुश्किल है मीडिया पर, चैनल्स के ऊपर हुकूमत को बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है, तो रेडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इस कैंपेन को चलाया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे इलाके और ऐसे घराने जहाँ पर टीवी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर रेडियो के जरिए इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एनी लास्ट मैसेज मेहताब साहब जो आप देखने वालों को देना चाहें? जी, जो मुनव्वर साहब ने कहा है उसको मैं उसकी तायद करूँगी, और दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सबको अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे अबलाग के जो ज़राए हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, पब्लिक सर्विस मैसेजेस का अगर हो जाए सिलसिला कि हर चैनल ये समझ ले कि ये उसकी एक ज़िम्मेदारी है, तो 30 सेकंड के मैसेज को अगर आप अपना वतीरा बना लें और दिन में 2-4 दफ़ा दिखा दें,
में, तो आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ 2 हों, बच्चे आप 4 पैदा करें, लेकिन आपके पास वो वसाइल होने चाहिए कि आप उनको अच्छी ज़िंदगी दें। और इस तरह से जब तालीम की ज़िम्मेदारी और जो सरकार की ज़िम्मेदारी है वो पूरा करें और सेहत की सहूलियात दें। एक माँ बच्चा पैदा करते मर जाती है, उसका एहसास कीजिए। एक बच्चा पैदा होते ही ज़िंदगी में आंखें बंद कर लेता है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसको भी तदारक कीजिए। तो एक लंबा सिलसिला है। NGOs अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनका दायरा महदूद है। इम्प्लीमेंटेशन की बात की है मुनव्वर साहब ने, बहुत सही है, लेकिन जब तक हुकूमत उसको ओन नहीं करती, अपनाती नहीं है, अपनी तरजीहात में शामिल नहीं करती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एक ऐसी चीज़ हो जाएगी। बहुत अच्छी मिसाल दी है कि जी आप सिग्नल तोड़ते चले जाते हैं इसलिए कि आप कानून की इज्जत नहीं करते। अफराद कानून से ऊपर हो जाते हैं, इसका इतलाक होना चाहिए। तो मेरा मैसेज यही होगा कि सबसे पहले तो सबसे पहले हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और जब ये बार बार ये शऊर उजागर होता जाएगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, तो मैं भी उसको जिम्मेदारी समझूंगी और दूसरे लोग भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी शायद सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, आपने भी अपना कीमती वक्त हमें दिया। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, अपने घर से इसका आगाज़ करने की बात तो अगर आपके पास इतने वसाइल मौजूद हैं तो 2 के बजाय आप 3 बच्चे कर लीजिए, 4 बच्चे कर लीजिए। मगर अगर आपके पास वसाइल मौजूद नहीं हैं तो खुदारा इस चीज़ से इज्तनाब कीजिए, कोशिश कीजिए अगर एक ही आपके घर का बच्चा या 2 ही बच्चे हैं तो उन्हें बेहतर ज़िंदगी आप दे सकें, उन्हें बेहतर तालीम और बेहतर वसाइल उन्हें आप फराहम कर सकें। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे, चूँकि बच्चों से रिलेटेड ही बात चल रही है, तो बेटे भी कहते हैं कि हर घर में होना बड़ा ज़रूरी होता है, और इस बेटे के लिए ही अगर आपका पहला बेटा ना हो तो फिर एक लाइन लगा दी जाती है बच्चियों की कि शायद इसी चक्कर में आपका बेटा पैदा हो जाए। मगर इस बेटे के हवाले से क्या तरजीहात होती हैं, एक छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। बेटा बड़ा हो तो बड़ा प्यारा होता है, आंखों का तारा होता है, माँ बाप का लाडला होता है, और बहन भाइयों पे एक अलग ही रोब होता है उसका। चाहे उसकी बहनें भी बड़ी हो, भाई खुद छोटा हो, मगर बड़ा हो, छोटे वाले से बड़ा हो तो फिर एक अलग रोब होता है पूरी फैमिली के ऊपर। ये हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द या हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे घरानों में होता है कि जी बच्चा जो बड़ा होगा, अगर 2 बेटे हैं आपकी फैमिली के अंदर, तो वो हमेशा जो बड़े वाला बेटा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो शायद इस चीज़ से इनकार कर दें, मगर इनफैक्ट ऐसा ही होता है। आप किसी भी चीज़ के हवाले से देख लें, आप खिलौनों से रिलेटेड देख लें, आप बाप के साथ घर से बाहर भेजने के हवाले से देख लें, या आप फिर किसी प्यार से रिलेटेड देख लें, या फिर पैसे देने से रिलेटेड मामला हो, तो बड़े बेटे को हमेशा ही प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अगर दोनों बराबर हैं, सब बच्चे बराबर हैं, तो बड़ा बेटा ही आपकी प्रेफरेंस क्यों है? छोटे बेटे को आप लोग इग्नोर क्यों करते हैं? वालिदैन का ये रवैया इस तरह से क्यों होता है? इससे मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उरूज मुईज़ साहिबा हमारे साथ माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, ये कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी। थैंक यू सो मच उरूज साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, फ़ारूक एंड मिसेस फ़ारूक ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया। ये खुद बच्चों वाले हैं माशाल्लाह से, इनके यहाँ भी अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा है। इनका एक्सपीरियंस तो जानेंगे, मगर सबसे पहले जब हम लोगों के जहनों की बात करते हैं कि इस तरह से क्यों होता है, तो उसके लिए मैं उरूज साहिबा की तरफ बढ़ूंगी। अच्छा उरूज साहिबा, मुझे ये बताइएगा, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, हम शायद किसी एक घराने में ऐसा ना होता हो, मगर 99.9% ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बड़ा बेटा ही आपका लाडला होता है। ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा अटेंशन बड़े बेटे के लिए क्यों है? छोटा बेटा क्यों इग्नोर होता है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। ये जो चक्कर है कि बड़ा बच्चा या बड़ा बेटा बहुत प्रेफर्ड होता है बनिस्बत छोटे बच्चे और छोटे बेटे से। अच्छा, हमें इन चीज़ों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो ये है कि बड़ा बच्चा, अब वो जेंडर से पालत वो है, डिफरेंट है कि वो लड़का है कि लड़की है, बड़ा बच्चा है। दूसरा है लड़का होना। हाँ। सो बड़ा बच्चा वैसे ही माँ बाप का बहुत फेवरेट होता है। रीज़न बीइंग वो एक ऐसी खुशी होती है जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती है।
वो फर्स्ट टाइम माँ बाप बनते हैं, फर्स्ट टाइम माँ ने अपने बच्चे को हाथ में उठाया होता है, या फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस होता है वालिद बनने का या वालदा बनने का। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी उस बच्चे के साथ एक कहते हैं ना फेवरेटिज्म की जगह ऑलरेडी वो फीलिंग आ जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एक चीज़ को हाथ उठा रहे हैं जो आपके अंदर से आई है, या आपने उसको आप उसके वालिदैन हैं। अच्छा, इसी तरह अगर वो, ये तो पहले तो बड़े बच्चे की बात कर ली हमने, लेकिन सोने पे सुहागा तब होता है कि जब वो बड़ा बच्चा जो है वो बेटा निकलता है। अच्छा, जब वो बेटा पैदा होता है, अच्छा वो बेटा पैदा होता है, इट्स नॉट नेसेसरली कि वो लोग जो हमने हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग देखे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाकिस्तान, मैं इस पूरे पट्टी की बात कर रही हूँ, इंडो पाक जो पहले था, फिर हम डिवाइड हुए, तो हमारे अंदर, हम एशियंस के अंदर ये जहन में है कि अगर बेटा होगा तो वो फैमिली को आगे बढ़ाएगा, वो पालेगा, वो ख्याल रखेगा, वो हमारा सरमाया होगा, आगे जाके वो हमें बुढ़ापे में हेल्प करेगा। तो ये सारी जब माइंडसेट होता है, नॉट नेसेसरली माइंडसेट सही है या गलत है, हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वालिदैन का ये माइंडसेट होता है कि जब उन्हें अपने बच्चे से उम्मीदें होती है फ्यूचर की, तो वो अक्सर ये सोचा जाता है, ये जहन में होता है कि बेटा वो उम्मीदें पूरी करेगा, बेटी तो शादी करके चली जाएगी। लेकिन तो पहले बच्चे से माँ बाप, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बड़ी बेटी हो या बड़ा बेटा हो, उससे मोहब्बत, एक उनसियत का एक अलग ही लेवल होता है। मगर यहाँ पर ये बात हो रही है, अगर हम देखते हैं किसी के घर में 4 बच्चे हैं और 4 में आपके सबसे बड़ी 2 बेटियां हैं, सबसे छोटे आपके 2 बेटे हैं, तो जो सबसे छोटे में से तीसरे नंबर का बेटा होगा, यानी चौथे वाले से पहले पैदा हुआ होगा, वो बहनों पर भी रोब रखता है, वो पूरे घर के ऊपर भी रोब रखता है, वो माँ बाप का लाडला भी होता है। बात यहाँ पर ये हो रही है कि बेटा आपका चाहे तीसरे नंबर का हो, मगर अगर 2 बेटे आपके घर पर हैं तो बड़े वाला बेटा आपका लाडला क्यों होता है? छोटे वाला बेटा उस हद तक इम्पोर्टेंस क्यों नहीं हासिल कर सकता आपके साथ? अच्छा, अब ये तो हमने बात की कि हम बेटा और बेटी के जो इसमें बात करते हैं कि बड़ा बेटा क्यों होता है। अब इस पे तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो बच्चा बड़ा पैदा हुआ, उस पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फेवरेटिज्म, अगेन मैंने कहा पहली दफ़ा माँ बाप बने, और अगर वो बेटा पैदा हो गया तो देन अगेन आपकी खुशी जस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट वो ओवर द रूफ होती है। अब उसके अंदर जो चीज़ आप ऐड करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल आपने एक और चीज़ देखी होगी, अगर आप मोनार्की को समझें कि हम निकले हैं, हम इवॉल्व हुए हैं, वो बादशाहियत से हुए हैं। बादशाहियत के अंदर ये होता है कि एक बादशाह है, जब वो नहीं रहा थ्रोन के ऊपर, तो उसके बाद कौन आता है? पहला राइट किसका होता है? उसके बड़े बेटे का। अब ये हम सब बादशाह तो नहीं है, हो सकता है हम उन बादशाहियत के निज़ाम में रहे हों, लेकिन ये माइंडसेट पे जब इंसान इवॉल्व होता है, एज ए ह्यूमन हम इवॉल्व होते हैं, हम पहले कई गुलाम थे, आज हम नहीं हैं तो वो जब हम इवॉल्व होते हैं उन चीज़ों पे, तो वो माइंडसेट हमारा रहता है, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहता है। बिल्कुल, लोग भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जो बच्चा है, बिल्कुल, और उस समय लोग भी अपना एक्सपीरियंस, हमारे देखने वाले भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने चाह रहे हैं, तो उनको भी साथ साथ ले लेते हैं हम कॉल पे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है याहिया, उनसे बात करते हैं। जी याहिया, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मेहमानों के सलाम, और मेरी प्यारी सी बहन उरुज को भी सलाम हो। उरुज को पता है कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा हकीकत में आप सही कह रही हैं, क्योंकि मेरा बड़ा जो बेटा है वो थोड़ा सेंसिबल भी है, और उसकी अम्मी उसको थोड़ा प्रेफर भी करती है। मेरा छोटा वाला बेटा उसामा है, वो उसको हर वक्त एक कॉम्प्लेक्स रहता है कि बड़े बेटे को आप ज्यादा वो करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा ऐसी चीज होने ना दूं कि जिसकी वजह से उनके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो, लेकिन फिर भी होता है। अब उरुज से मेरा सवाल ये मुझे बताइए कि एक बच्चा है, जो एक आपका बेटा है, बड़ा सेंसिबल है, ठीक है, छोटा बेटा इनसेंसिबल नहीं है और वो अपने आप में इनसिक्योर फील करता है, लेकिन जो हमारे अंदर ये कंपटीशन है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर बच्चा एक डिफरेंट साइकिल के साथ पैदा होता है, उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। हम चाहते हैं, आइडियलाइज कर लेते हैं, अगर बड़ा बेटा बहुत अच्छा तो वैसा भी वो भी ऐसा बन जाए, लेकिन मेरे दिल में ऐसा होता नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, ये हम किस तरह दूर कर सकते हैं? इट्स माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आयशा, आपने कॉल किया। रूट से हम इसका रिप्लाई लेते हैं, रूट से रिप्लाई लेते हैं, मगर एक और कॉलर हमारे साथ असलम भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मेरे भाई असलम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बात कीजिए प्लीज। मैं आपको ये बताऊं कि जब शादी होती है तो माँ बाप के ये फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि हमारी अल्लाह ताला नेक और साले औलाद दे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब उसकी औलाद पैदा होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो उसमें ये होता है कि आदमी के जो यानी ख्वाहिशात पर वो जो बच्चा पैदा होता है, तो पहला बेटी हो या बेटा हो, वो प्रेशर उस पर कर देता है और सारे जज्बात
उसी पर होते हैं। उसके बाद जो औलाद होती है खासतौर पर छोटी, वो तो लाडली वो भी होती है, लेकिन वो फिर इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये गलत है, हमें इस चीज़ को सोचना समझना चाहिए, इसलिए कि ये फिर बाकी जो औलाद छोटी होती है उसको अगर हम थोड़ी सी प्रेफरेंस नहीं देंगे या उसके बराबर ना लेकिन मेरे भाई हम ये बात कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटों से नवाजा है या माशाल्लाह से 3 बेटों से नवाजा हो, तो उन बेटों की लाइन में जो सबसे पहले बेटा पैदा हुआ होता है उन बेटों के हिस्सों में, तो वो बेटा लाडला क्यों होता है? हमारे ये कि बड़ा बेटा ही क्यों सारी अटेंशन लेता है? यही बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेटा और बेटी की प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। बेटी अगर पहले पैदा हो जाए तो वो प्रेफरेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। थैंक यू सो मच असलम, मेरे भाई भावलपुर से आपने हमें कॉल की, थैंक यू सो मच। उरूज, आपकी तरफ मैं आऊंगी, या के क्वेश्चन का आंसर तो लेंगे, मगर चूंकि हमारे साथ यहाँ पे एक मैरिड फैमिली भी मौजूद है, कपल मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा मिसेस फारूक, आपके शादी को कितना अरसा हुआ? अल्लाह ताला ने औलाद दी है माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी मैरिड को माशाल्लाह 9 साल हो गए हैं और 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा जो है वो छोटा है, बेटियां दोनों माशाल्लाह बड़ी हैं। अच्छा, मैं ये जो डिस्कशन चल रही है इसके बारे में मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसको हम कहते हैं हायरार्की लेवल, हायरार्की, क्रिएटिंग हायरार्की बड़े और छोटे में, क्योंकि आपका ज़्यादा जो इन्फसाइज है वो इस बात पे कि जहाँ पे 2 बेटे होते हैं। मेरा तो 1 बेटा है वैसे, वो तो वैसे ही माशाल्लाह लाडला है। लेकिन मैंने आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने मतलब जनरल अपने सराउंडिंग में भी अगर देखूँ या अपने सिस्टर्स के इन लॉज में या अपने भी इवन, तो ये वाकई में ये एक हायरार्की लेवल कुदरतन हो जाता है, कुदरतन। वो इसलिए कि डेफिनेटली आपको पता है कि मतलब एक तो हमारे यहाँ पे एशिया में, मतलब स्पेशली इन एशिया, कुड भी इंडिया, कुड भी पाकिस्तान, कुड भी प्रेफरेंस होती है कि पहला बेटा हो, प्रेफरेंस ही होती है। और जब वो बेटा दुआओं से लिया हो और इतना वो तक़दौ से लिया हो, तो फिर उसकी तो केयर और वो जो चीज़ है वो क्रिएट, मैं आपको बता दें कि वो क्रिएट हो जाती है। हाँ, नहीं मतलब पेरेंट्स का अपना दिल नहीं होता, लेकिन जिस तरह से फारूक साहब हम बात कर रहे हैं, जैसे अल्लाह ताला ने आपको पहले 2 बेटियों से नवाजा, फिर अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया और अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे और भी मज़ीद खुशियाँ आपको मिलेंगी। अगर आपको अल्लाह ताला एक और बेटे से नवाज देता है, या आप अपने आसपास अपने दोस्त अहबाब में, अपने ख़ानदान में देखते हैं कि जिन भी फैमिलीज़ के यहाँ 2 बच्चे, चाहे वो सब बच्चों में छोटे हों, 2 लड़के, उस लड़कों में से जो बड़ा पहले नंबर का बेटा होगा उनका, वो हमेशा प्रेफरेंस ज़्यादा लेता है, अटेंशन ज़्यादा लेता है, लाडला ज़्यादा होता है, और इवन के एक एज फैक्टर ये आता है कि वो अपनी बहनों के ऊपर भी रोब में आ जाता है, वो घर के ऊपर भी एक रोब रखता है। इस तरह से क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको ज़्यादा पहले किया जाता है कि यार कुछ ही हमारा कुछ है। हाँ। छोटे बेटे को थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, क्यों किया जाता है ऐसा? क्यों होता है? माँ बाप के लिए तो औलाद कहते हैं बराबर होती है। मैं यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये क्रिएट हो जाता है। जी जी, ये कुदरतन एक बात है कि ये मतलब वैसे गलत है, ये होना नहीं चाहिए। दिस इज रियली रॉन्ग। हायरार्की लेवल बच्चों में तो बनाना ही नहीं चाहिए, चाहे बेटा हो, बेटी हो, या बेटे हो या बेटियां हो। अब इनके लिए तो बिल्कुल एक रिवर्स बात है। अब इनका जब मतलब जो है ना बेटियां हुई तो ही वाज वेरी हैप्पी, आई वाज अनबिलीव कि कितना हैप्पी हैं। अब जब लास्ट में जब बेटा हुआ तो मैंने ऐसे एक सवाल किया इनसे कि यार अगर अब भी बेटी होगी तो कहते हैं यार बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, आई एम हैप्पी। वो तो अल्लाह ताला की एक रहमत है, लेकिन हम देखते हैं अल्लाह ताला की रहमत है बेटियां तो, लेकिन अगर बेटे का हम देखते हैं बहुत सारे, फारूक साहब आपने भी देखा होगा, इस तरह से होता है कि ज़्यादा प्यार बड़े बेटे के लिए ज़रूर होता है आपका, चाहे वो किसी भी नंबर पे हो, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे मर्द हजरात मैंने ज़रूर देखे हैं कि बड़ा बेटा हमेशा माँ बाप को नहीं सहारा देता, बिल्कुल छोटा बेटा जो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ करता आता है, बड़े भाई के पुराने कपड़े पहनता हुआ आता है, ठीक है, और बड़े भाई की पुरानी किताबें पढ़ता हुआ आता है, नोटबुक में से खाली पेपर निकालता हुआ नजर आता है, वो बच्चा ही माँ बाप का सहारा बनता है। मैं थोड़ा सा आपकी बात काटूंगी कि वो एक गैप होता है जो उसको नहीं मिला होता, जो बड़ी बेटी की तरफ सारा रुझान पेरेंट्स के लिए फिर भी ज़्यादा वो इसीलिए क्योंकि पेरेंट्स की तवज्जो होती है बड़े की तरफ। अच्छा यार मैं इसको कर लूँ, मैं इसको सपोर्ट कर दूँ, मैं इसको खड़ा कर दूँ, इससे कुछ ना हो। फॉर एग्जांपल मेरी मदर इन लॉ, वैसे तो माशाल्लाह मतलब उनका प्यार सबके लिए इकट्ठा है, लेकिन जो प्यार बड़े के लिए ना वो मैं इन वर्ड्स बयान नहीं कर सकती। वो बड़े जो फिक्र बड़े के लिए है, जो फिक्र शायद मतलब उनको मैं इस टाइम शायद गलत लग रही हूँ कि यार ये क्या बात कर रही है, लेकिन देखने वाले को मैंने ये महसूस किया है कि जो
उनका बड़े बेटे के लिए जो एक फिक्र है ना, रात को जागना, अब उनको पता है कि यार ये छोटा है, ये मतलब दोस्तों के साथ गया होगा, अच्छा लेट हो गया, कोई बात नहीं। बड़ा बेटा तो होता है ना लेट, उनको फिक्र होती है कि यार वो आया क्यों नहीं। बड़े बेटे की फिक्र पेरेंट्स को ज्यादा होती है, मगर छोटे बेटे को ज्यादा फिक्र अपने पेरेंट्स की होती है। तो चलिए मेरे आपकी तरफ मौजूद है, ठीक है, उनसे मुझे बात करनी है। इस वक्त मेरे साथ कॉलर मौजूद है शाहिद, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ऐसा है कि आप जो बड़े बच्चे और छोटे बच्चे की बात करें, आखिर कल को उन्होंने भी तो माँ बाप बनना होता है ना। तो उनको ये जो सब कुछ ये जो उनको घुट्टी में मिल रहा है, ये हमारा माशरा या हमारा घर ही तो दे रहा है उनको। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा मैं खुद, हम 4 भाई 4 बहन हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ा, मेरे वालिदैन की डेथ हो चुकी है। अब मेरी वालदा ने जो मुझे प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, वो बाकी 7 को नहीं दी। ये बात मैं भी महसूस करता हूँ, मेरे 7 बहन भाई भी। उसका नुकसान मुझे क्या हुआ कि माँ बाप के मरने के बाद मुझे 7 बहन भाइयों का वो प्यार नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। मैं तनाव हो गया। अच्छा, मेरी माँ के प्यार की वजह से मेरे वालिद साहब मुझसे दूर रहे और मैं वो चीज़ें नहीं हासिल कर सका अपने बहन भाइयों की उस नफरत की वजह से जो मेरी माँ ने मुझसे मोहब्बत की। माँ बाप मरे तब मुझे वो चीज़ें मिली, वो मैंने कोशिश की, वो तालीम में, वो बाकी चीज़ों में जो कि मेरी माँ के और वालिद के होते हुए नहीं मिली। वजह कि माँ ने मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, 7 बहन भाइयों से नहीं की जो मुझसे छोटे थे। मुझे बाद में उसका नुकसान हुआ। आप बिल्कुल तन्हा रह गए, बिल्कुल, यानी कि आपके वालिदा के इंतकाल के बाद आप तन्हा रह गए। मगर वो नफरत की जो आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, उस नफरत की वजह क्या बनी? जाहिरी बात है, अभी जो माशरा जिस जगह पे चल रहा है वो क्या है, मालूमता बैंक बैलेंस दुनिया। अगर मेरे माँ बाप दीनदार होते, अगर मेरे वालिदैन की दीनी तरबियत होती, तो वो सब में तवाज़ुन बरकरार रखते, वो सबको एक ही नज़र से देखते, एक ही तालीम देते और हमें बल्कि बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, जितने भी बच्चे हो सबको बराबर की तवज्जो चाहिए होती। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने मुझे कॉल की। एक और कॉलर हमारे साथ रिजवान भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं उरूज साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी रिजवान बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम तो आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो हमारे हम जो हैं, हम जो मतलब मैं भी घर में बड़ा बेटा हूँ जी, तो उसमें ये है कि ये कुदरती एक नेचुरल सा अमल है कि जब भी किसी घर में बड़ा बेटा पैदा होता है या पहली औलाद बेटा होता है ना, तो उसमें क्योंकि उनके पास एक नेमत नहीं होती, तो वालिदैन पूरा उस पर तवज्जो देते हैं उस बेटे पर। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो बेटा बड़ा होता है जी, वो फिर जब बड़ा होता है, क्योंकि तो घर में भी बड़ा होता है, तो उसको जब इतना वो इस तरह का मतलब माहौल मिलता है, वो कुल्फी उसमें जो एक चार्मिंग वो मामलात हो जाते हैं या इस तरह। अब जब उसके बाद जब उसके छोटे भाई है या बहन है, वो क्योंकि वालिदैन है, ये एक नेचुरल सा अमल है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी कबात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। ये है कि जक्सा आप बच्चों पर तवज्जो दें, जो भी आपका छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है, इस हवाले तवज्जो बराबर की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने भी हमें जालम से कॉल की। जी उरूज, आप बात करना चाह रही थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं या हमने वो एक्सपीरियंस फील किया है या हमने अपने माहौल में वो देखा है। आप इस एक्सपीरियंस को 2 चीज़ों में डिवाइड करें, आपके लिए बड़ा इजी होगा, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इजी होगा समझना कि एक तो पर्सपेक्टिव है माँ बाप का, एक पर्सपेक्टिव है उस बच्चे का। जैसे एक कॉलर है कि जी मैं बड़ा बेटा था तो मैं सफ़र कर रहा हूँ, अभी मेरे माँ बाप को सबको इक्वल करना चाहिए था, या छोटे बच्चे का पर्सपेक्टिव है कि मेरे बाप ने मुझे बिल्कुल प्यार नहीं किया, मेरे बड़े भाई को किया। ठीक है, अगर इन चीज़ों को इन 2 चीज़ों में डिवाइड करें आप इस बात को, तो बड़ा ईजी होगा समझना। पहली बात जो आपकी है कि माँ बाप, अगेन जो मैंने शुरू में बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बच्चे की अपना एक अलग वो होता है कि मेरा पहला बच्चा है। अच्छा, अगर हो सकता है पहले 2 बेटियां हुई और फिर एक बेटा हुआ, तो ये मेरा पहला बेटा है, ये भी एक मेंटालिटी होती है, ये मेरा पहला बेटा है, ये मेरा पहला बच्चा नहीं है। सो वो एक एक्सपेक्टेशन जो हमारे जहन में डेवलप्ड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल शादी के बाद बच्चे की। तो जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उससे एक अजीब प्यार होता है। फिर माशरे के हिसाब से हम कहते हैं बेटा बेटा बेटा, और जब भी कभी लाइन के अंदर आप ये छोड़ दो पहला पैदा हुआ है कि तीसरा पैदा हुआ, अगर तीसरे नंबर पे भी तीसरे नंबर पे भी बेटा पैदा हुआ और उससे पहले 2 बेटियां थी, तो हम कहेंगे ये हमारा पहला बेटा है। हाँ। ये प्रेफरेंस उसको हमेशा मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी प्रोग्रामिंग सोसाइटी से जुड़ी हुई है। अब हम आते हैं बच्चे के या उस जगह आते हैं जहाँ पे बच्चा ये कहता है कि जी मेरे बड़े भाई को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है
या बड़ा भाई हर चीज़ पे रोब जमाता है और हमें तो कोई पूछता नहीं है, या मेरा मैं बड़ी बहन हूँ लेकिन जस्ट बिकॉज ये फैमिली का पहला बेटा है तो ये सब पे रोब जमाता है। अच्छा, इसके अंदर हमें ये समझना होगा कि जब हम बच्चे का पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। नॉट नेसेसरली, ये बात बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि माँ बाप ने बच्चों के अंदर कोई डिफरेंस रखा हो। ज़रूर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर इकोनॉमिकल है। फॉर एग्जाम्पल, एक के बाद दूसरा, दो लड़के पैदा हुए, एक बेटा पैदा हुआ, 1 साल 1.5 साल के बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब इकोनॉमिकल फैक्टर जो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं कि पहले बच्चे के कपड़े हमने दूसरे को दिए। अच्छा, वो एज इसमें 1-1.5 साल 2 साल का फर्क है तो वो हमेशा पुरानी चीजें बड़े भाई की यूज कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यू नो, एंड वो ये फील करते हैं कि यार ये मैं, और ऐसा मैंने देखा भी है कि छोटी बच्चियां जो पैदा होती हैं जो बड़े भाई के बाद, वो भाई के कपड़े पहन रही होती हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि छोटा बच्चा समझता है माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते, तो बड़े भाई को नई चीजें देते हैं, मुझे पुरानी देते हैं, राइट। तो ये एक डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस आता है बच्चे का जब वो कंपेयर करता है अपने आप को। ये कंपैरिजन की आदत जो याया साहब ने हमसे बात की कि एक छोटा बच्चा समझता है, छोटा बेटा समझता है बड़े बेटे को ज्यादा टेंशन मिलती है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा ज्यादा सेंसिबल है, तो मैं इस चीज में क्या करूं, कैसे बैलेंस रखूं, लोगों को कैसे बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने का जो माँ बाप देख रहे हैं वो, और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनमें सूझ समझ आ चुकी है, उनको ये रवैया अपने माँ बाप का कभी बुरा लगता था, तो ये चीज़ को दिल से निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग, ये आपका किलर है, ये आपके रिलेशनशिप को मार देता है। लेकिन जब माँ बाप अपने बच्चे को, ठीक है उर्वश साहब, जो बच्चा मासूम है, छोटा है, वो किस तरह से इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे कंपेयर नहीं करना। एक बच्चा स्कूल के बेंच पर बैठे हैं तो वो स्कूल के बेंच पर बैठने वाला बच्चा भी पूरी क्लास में मौजूद बच्चों के साथ अपनी जात को कंपेयर करता है। जो बच्चा छोटा है वो गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों के साथ अपनी जात को कंपेयर करता है। तो ये कैसे मुमकिन है एक ही घर में जब दो मुख्तलिफ रवैये हों तो बच्चा अपने आप को कंपेयर ना करे। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मेरे साथ एक कॉलर भी है अरूज साहब, मैं उनसे बात कर लूँ। मेरे साथ झंग से मौजूद है बिलाल, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई बात कीजिए। जी मैं आपकी ये सुन था जो तमाम गुफ्तगू हो रही थी ना, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि घर में यही नहीं होता कि सब बड़े जो है ना वो भी सरबराह होते हैं और सभी उन्हीं के हाथ में होता है, लेकिन ये भी होता है कि अपनी कारकर्दगी दिखा के छोटा भी कुछ बन सकता है। लेकिन मेरे घर में हम 4 बहन भाई हैं, अच्छा तकरीबन, यानी कि 4 बहनें और 4 भाई हैं, हम 8 बंदे हैं, तो तमाम फैसले मेरे हाथ में होते हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, बहनों में भी और भाइयों में भी। हाँ, आपकी कमांड ज्यादा होगी ना। हाँ, ये नहीं होता कि मैं कुछ, एक बंदा जो है ना वो बड़ा है तो वो कुछ करके दिखा दे, ये कर दे वो कर दे, लेकिन सभी करके दिखाए ना तो वालिदैन के दिल में जगह बन जाती है और तमाम भाई बहनों के दिल में जगह बन जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। झंग से हमें बच्चा डेफिनेटली ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये बहुत कम होता है। जैसा बिलाल ने बात किया अरूज कि बहुत छोटा बच्चा जो उसकी कोई कमांड ऐसी हो या वो ज़्यादा सेंसिबल हो, लाउबाली सा ना हो, शरारती सा ना हो, तो पेरेंट्स की वो टेंशन ले लेता है। मगर जिस तरह से आप याया साहब की बात कर रही थी जो हमारे साथ कॉल पर मौजूद थे, उन्होंने भी आपसे क्वेश्चन किया था, ये अक्सर ऐसा नहीं होता कि बड़ा बच्चा ही सेंसिबल होता है। छोटे बच्चे का बचपना जाते हुए थोड़ा वक्त लगता है, वो अपने आप को मैच्योर करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। See, that's one thing। कभी कभी बड़ा बच्चा जो सेंसिबल होता नहीं है, वो उसको जस्ट उसने टाइम इतना गुजारा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सर पे डाली होती है, तो वो सेंसिबल हो जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। जो मैंने आपके बात की कंपैरिजन की, वो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बात नहीं की थी। आप जब अपने माँ के पेट से हम सब निकले थे और जब हम इस दुनिया में आए थे, हमें क्या पता कंपैरिजन क्या होता है। बिल्कुल, हमने कंपैरिजन माहौल से सीखा। हमें क्या पता गुस्सा क्या होता है, या हमें क्या पता हमने हर चीज़ जो सीखी या हमारी जो पर्सनैलिटी थी वो माहौल से बनी। ये बात हमें हमारे माँ बाप को ही समझनी पड़ेगी। अच्छा, अक्सर माँ बाप कहते हैं मेरा छोटा बेटा तो हमेशा कंप्लेन करते हैं मेरे बड़े बेटे के बारे में, क्योंकि उसको सारी टेंशन मिलती है। वो चीज़ उसने कहाँ से सीखी? जब आपने अपने बच्चे को कंपेयर किया घर के अंदर कि देखो बड़ा भाई तो कितना सेंसिबल है, तुम कितने वो हो, शरारती हो। बड़ा भाई तो इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, तुम कितने कम लाते हो। बड़ा भाई देखो पूरे घर की सफाई करते हैं, तुम नहीं करते। या बड़ी बेटी करती है। अभी हम फिलहाल बेटे पे बात करें तो आई एम जस्ट स्टेइंग इनटू दैट जेंडर। जब हम कंपेयर करते हैं इस बात को, तो वही कंपैरिजन बच्चा फिर स्कूल के बेंच पे, जो आपने बात की ना, बैठ के करता है। वो फिर स्कूल के बेंच पे अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं छोटा हूँ, अच्छा ये देखो इसके पास नई चीज़ें, मेरे पास पुरानी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस शो राइट नाउ, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करते, कि अगर आपका बड़ा बेटा या बेटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रिगार्डलेस,
लेकिन अपने बड़े बच्चे को छोटे से कंपेयर ना करें, ना करें। अ वेरी गुड मैसेज, अ वेरी गुड मैसेज। थैंक यू सो मच उरूज मोई साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। फारूक खान, मिसेस फारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जब हम बड़े बेटे की बात कर रहे होते हैं तो यकीनी तौर पे बड़ा बेटा सब काम करता है, लेकिन ये फनी थोड़ा सा लगेगा घर वालों को या सुनने वालों को या शायद यहाँ पर खड़े तमाम टीम मेंबर्स को, मगर जब घर के सौदे लाने की बारी आती है तो सिर्फ छोटा बेटा घर के सौदे लेकर आता है। वो भी मुझे सबसे मेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। बिल्कुल, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि वाकई हायरार्की लेवल नहीं होना चाहिए। चलिए इसके साथ ही सबसे मेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक कुछ और भी अहम मसले मसाइल हैं जो कि हम आपकी शख्सियत में बड़े नुमाया नजर आते हैं। वो मसाइल क्या है और उनका हल क्या हो सकता है, इससे मुतालिक आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। बालों का मसला सभी का होता है, वो चाहे बच्चे हैं, अब नौजवान हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, सभी का मसला होता है। जो आम तौर पे हमें चीज़ें नज़र आती हैं उसमें ये होता है बाल रुखे हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बाल के दो मुंह निकल आते हैं, मर्दों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, औरतों के भी अब साइडों पे यहाँ पे नोकें निकलना शुरू हो गई हुई हैं कि यहाँ से बाल आपके ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। मर्दों के भी इसी तरह से है कि उनके भी गंजपन शुरू हो जाता है। लेकिन जो एक आम चीज़ हमें नज़र आती है गंजापन, अब तो हर दूसरे शख्स पे आपको नज़र आता है बाल ख़त्म हो चुके हैं उनके सरों के ऊपर। जो पहले इतने घने बाल हुआ करते थे हमारे नौजवानों के, हमारी बच्चियों के, वो बाल अब ख़त्म हो चुके हैं और उसके लिए मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कभी भी उनकी केयर के लिए असल तरीक़ेकार क्या होता है वो हम मालूम नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा कॉमन मसला जो हमें नज़र आता है, ख़वातीन में भी होता है लेकिन मर्दों में हमें ज़्यादा नज़र आता है, वो मसला होता है बालचर का। बालचर ये होता है कि आपके किसी भी हिस्से से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मर्दों की दाढ़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। बालचर फैलता फैलता यहाँ पे बिल्कुल आपके बाल साफ कर देगा, यहाँ से हो जाएगा, आपके दाढ़ी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपके सर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और बालचर बहुत ही एक तो बुरा लग रहा होता है और एक कहते हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इसके लिए भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं कि बालचर को ख़त्म करने के लिए आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन इसका असल तरीक़ेकार क्या है और हर्बल तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, ये कौन सी चीज़ें इसके लिए ज़्यादा मौसर हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्योंकि हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त, हमारे जाने पहचाने बहुत ही प्यारे, हमारे हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर ईसा भाई मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा ईसा भाई, मैं आपसे ये पहले तो पूछना चाह रही थी, डिटेल में तो हम जाएंगे, मगर ये जो एक बालचर और गंजापन है, बहुत सारे लोग हैं उनको समझ नहीं आती ये गंजापन हो गया है या बालचर हो गया है, इसका पता कैसे चलाया जाए कि इन दोनों में से कौन सी बीमारी लग गई है आपको? एक्चुअली जो बालचर जिसे एलोपेशिया कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। एलोपेशिया एक तो सर्टन एरियाज़ में देखेंगे कि वो गोल गोल दायरे बनाता है, हाँ, और सर्टन एलोपेशिया ऐसा होता है जो पूरी बॉडी के भी बाल उड़ा देता है और सर और आईब्रोज भी उड़ा देता है, वो तो बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन गंजेपन में अगर आप देखेंगे तो वो पूरे के पूरे सर में या तो बाल कम होंगे, और एलोपेशिया सर्टन एरिया में होता है जहाँ वहाँ चिकनाई बहुत होगी, अगर वो आप हाथ लगाएं तो बिल्कुल ज़मीन ऐसे लगेगी चिकनी है बहुत ज़्यादा। अच्छा। गंजेपन में भी यही होता है, लेकिन गंजेपन में वहाँ पर थोड़े बहुत बाल मौजूद होते हैं, लेकिन बिल्कुल एलोपेशिया में तो आपको कहीं दूर दूर तक बाल नज़र नहीं आता है। हाँ। और दोनों ये काबिल इलाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाल एलोपेशिया वाले भी वापस आ जाते हैं लोग अगर करना चाहें। और गंजेपन में भी दो चीज़ें हैं, अगर तो बाल इस हद तक क्लीन हो चुके हैं कि वो बिल्कुल स्किन चिकनी है, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन ने अपना मुंह बंद कर लिया। अच्छा। अब यहाँ फसल उगना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो ऐसे लोग कम ट्राई करें, जो क्योंकि ये सर्जरी केस बन जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं 70% लोगों पे और 30 पे नहीं करती हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान वो भी आप कहेंगी तो हम ज़रूर बताएंगे कि क्या लोगों को करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन ईसा भाई ये बताएं कि बालचर होता क्यों है? हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, तमाम जो हमारे टिश्यूज़ हैं, अल्लाह का एक निज़ाम है जिसमें से वो चलती रहती है। सपोज करें कि ये मेरा सर है और यहाँ एक स्किन के नीचे मेरी ब्लड की सर्कुलेशन ऊपर के टिश्यूज़ को नहीं मिल रही है, तो ये ज़मीन बंजर होने लगेगी।
जैसे कहते हैं ना कि ये जमीन बंजर हो गई है, फसल नहीं देगी, तो वो अचानक बाल आपके वहां से गिर जाते हैं और नीचे वाले टिश्यूज जो है उसके वहां ब्लड की सर्कुलेशन होती नहीं है, तो ऊपर वो बाल उगते नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये होती है, और सेकेंडली ये होता है कि खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा बॉडी में इन्फेक्शन हो जिसका पता भी ना हो पेशेंट को, और वो मुसलसल रहे। जैसे बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे इन्फेक्शन बॉडी में होते हैं, जब रिपोर्ट हम नहीं कराते तो डायग्नोज नहीं होता और पेशेंट भी उसको कुछ बीमारी नहीं समझ रहा होता, तो उसकी वजह से भी ये फिर अपीयर हो जाता है, जाहिर हो जाता है। जब जाहिर हो जाए तो हम इसे नाम देते हैं कि एलोपेशिया हो गया। बहरहाल वो एलोपेशिया होने के बाद इसका कोई और हल नहीं है सवाए इसके कि इसको ट्रीट किया जाए। ठीक है। अच्छा इससे भाई, कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपके डिफेंडिंग सेल्स बॉडी के अंदर इस हद तक ज़्यादा हो चुके होते हैं कि वो किसी ख़ास एरिया में आपको जाके अटैक कर देते हैं, तो इस वजह से शायद बालचर हो जाता है आपको। एक रीज़न ये हो सकती है उसकी, मैंने वही बताया कि हर चीज़ का एक वो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, वो बैलेंस रहती हैं। सही। ना कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए ना चीज़ ज़्यादा कम हो जाए, उसमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, और उसमें एक चीज़ ये भी है जो आप बता रही हैं। ठीक है। अच्छा इससे भाई, मुझे ये बालचर की तरफ तो आएंगे, अभी गंजेपन की तरफ चलते हैं कि गंजापन अगर होता है, अगर तो बहुत ज़्यादा आपके बिल्कुल ही सर ही बिल्कुल साफ हो गया, वो तो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे चला जाता है, अगर आपको लग रहा है कि गंजापन हो रहा है तो फौरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए? देखिए, अगर आप सर पर हाथ लगाएं और बालों का रुआं भी आपको टच कर रहा है तो ये काबिल इलाज होता है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि बाल आपके गिर गिर के आपकी सर की स्किन नज़र आ रही है, आप इसको गंजापन कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप कहीं ना कहीं बाल मौजूद है, थोड़े बहुत आपके हाथ को लग रहे हैं, ये वाले गंजेपन में बाल उगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं, हम नाजरीन के लिए ये एक डेमो भी कर रहे हैं। उसमें हम एक प्याली काली दाल ले लें। ठीक है। काली माश की दाल एक प्याली ले लें। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना, जो कि होता है घर में, उसका पाउडर कर लें। 1 टेबल स्पून हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे। ठीक है। और इसमें आंवला जो पाउडर होता है, आंवला का पाउडर कर लें, 1 टेबल स्पून वो ऐड कर लें आप। रीठा मशहूर है, लोगों को पता है, 1 टेबल स्पून इसमें रीठा भी ऐड कर दें। ठीक है। और सिकाकाई इसमें आप ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ नाज़रीन के लिए। काली दाल माश हमने लिए 1 कप, मेथी दाना हमने लिया 1 टेबल स्पून, आंवला 1 टेबल स्पून लिया, रीठा हमने सिकाकाई 1 टेबल स्पून लिया। एंड में जो हम डाल रहे हैं वो है लेमन ड्राई। जो लेमन है उसको खुश्क कर ले, नींबू को। जब ये खुश्क हो जाता है तो इसका हमें पाउडर बनाना पड़ेगा। इसका पाउडर जो है वो इस शक्ल में बन जाता है। 1 टेबल स्पून इसको इसमें ये ऐड करें। अब इसको आप सारी चीज़ों को लेकर ब्लाइंड कर दें, पाउडर बना लें किसी मशीन में। पाउडर बनने के बाद आप ये जार में रख लें। आपकी मेडिसिन तो रेडी हो गई है। लगाने का तरीका ये होगा, पाउडर बनने के बाद कि हम 2 टेबल स्पून बालों की स्केल्प्स जो है उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेकर इसको हम पानी में भिगो दें। रात भर हमें भिगोना है और सुबह बालों में हम इस तरह अप्लाई करेंगे जैसे मेहंदी की जाती है बालों की जड़ों में, और इसको 1 घंटा छोड़ दिया जाए। 1 दिन छोड़कर अगर 1 दिन करें तो अल्लाह ताला ने चाहा इससे आपकी रीग्रोथ होती है उन बालों की जो लोग गंजेपन में होते हैं। इस वक्त चूंकि डॉक्टर खुरम मुशीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच खुरम, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये तो एक आम मसला हमें नजर आता है कि बच्चों के, नौजवानों के एक तो साइडों से नोकें निकलना शुरू हो जाती हैं, बाल यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और इनका तो ये मसला है कि साइडों की नोकें निकलने के बाद साथ साथ इनकी बैक पे भी बाल सारे उड़ गए हैं सर के पीछे से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। मुझे एक बात बताएं, ऑन अ लाइटर नोट, आपने ये वैसे स्टाइल बनवाया हुआ है या आपके भी नोकें खत्म हुई हुई है यहाँ से? कहाँ से? आपके भी फ्रेंड से नोकें निकली हुई है या स्टाइल बनवाया हुआ है? कहाँ होगी ये जो है, ये तो देखिए स्टाइल है, तो जबरदस्त वाला है। डॉक्टर साहब के मजीद 20 साल तक बाल नहीं जाएंगे, आप बेफिक्र हैं। ये तो स्टाइल है। देखिए ये वाला कर नोके। अच्छा देखिए, नोके जो आप कह रही है ना, ये देखिए नोके, ये जो आप कह रही है फ्रंट से ना, ये कहलाता है मेल पैटर्न एलोपेशिया। ये बैक से बाल जाते हैं, और नीचे की पिक्चर भी दिखाएंगे, ये फ्रंट से बाल जाते हैं। ये देखें, ये आपका माथा चौड़ा होना शुरू होता है।
ठीक है जी, ये मेल पैटर्न एलोपेशिया कहलाता है। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, एक तो आपका जीन्स में भी होता है, सेकंड क्या होता है कि आपके अंदर सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, जैसे आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हो। देखिए, ये आपकी डैंड्रफ इतनी बढ़ जाती है कि पूरे सर में आपके अंदर बिल्कुल पपड़ियाँ बन जाती हैं, लेयर्स, ठीक है। और ये इतना शदीद इचिंग होती है कि आप इसको खुजाते हैं तो पूरी बॉडी में ये स्कैटर्ड फैल जाती है, चेस्ट पे भी आ जाती है, आंखों के अंदर लिटरली ये कंडीशन होती है। मैं आपको दिखाऊं कि आंखें आपकी, ये देखें, पूरी आंखें आपकी, नीचे वाली पिक्चर दिखाइएगा, ये पूरी लाल सुर्ख हो जाती हैं। अच्छा जी, इसका ये देखिए, ये डैंड्रफ की वजह से ये, और एक ऊपर की पिक्चर भी दिखाएंगे जी, ये जी, ये देखिए, आंखें बिल्कुल आपकी रेडिश हो जाती है और आपके बाल, मेल पैटर्न, आपके बाल बिल्कुल यहाँ से और बीच में से गायब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खवातीन में भी ये होती है और इसको कहते हैं मेल पैटर्न एलोपेशिया। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक तो आपको एंटी फंगल जरूर खानी है, बहुत पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आइट्राकोनाजोल इसका जेनरिक नेम है, ऑनमिट के नाम से भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होती है। हफ्ते में एक टैबलेट आप जरूर खाएंगे पूरे 1 माह तक। अच्छा, बालों में क्या लगाना है आपको? बालों में आपको लगाना है ग्रीन हेयर टॉनिक। उसके अंदर क्या होगा जी? आंवले का तेल, और उसके अंदर होगा बादाम का तेल, उसके अंदर होगा जैतून का तेल। तीनों तेलों के साथ आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे जी कलौंजी, ठीक है। ये देखिए, सनफ्लावर सीड होते हैं जो खाने के भी काम आते हैं, ये सूरजमुखी के बीज, इसका ऑयल बड़ा पावरफुल होता है, ये डालेंगे। उसके साथ डालेंगे जी जीरा, और उसके साथ ऐड करेंगे जी इसके अंदर हरी इलायची और लौंगे, ठीक है। ये तेल आपने बनाया और एंड में ऐड करेंगे 5 ग्राम डर्मावेट NN क्रीम। ये देखिए, लोग चेहरे पे लगा लेते हैं बेटोवेट डर्मावेट की जी रंग गोरा हो जाएगा, कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक डॉक्टर ना बताएं, वरना चेहरे पे भी बाल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये आपने मिक्सचर बनाया और जहां जहां आपके बाल गायब हो रहे हैं वहां पे आप इसको लगाना शुरू करें। आप देखें आपके बाल कितना तेज से ग्रो करेंगे। और इसके साथ आप प्रोटीन का, अगर आप 80-90 है, परफेक्टली ऑलराइट, अगर आप डॉक्टर को दिखाएं तो आपके पोर्स में प्रोटीन के इंजेक्शन, क्योंकि प्रोटीन है ना ये बाल, तो आपके बालों में लगाएंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू करेंगे और आप बड़े अच्छा महसूस करेंगे। यानी कि ये बड़ा अच्छा आपने हल बता दिया। ईसा भाई, अभी जो हमारी मेरी बहन साइमा ने कॉल की थी, उन्होंने अपनी वालिदा से मुतालिक बात की थी कि उनके कान से खून आ रहा है, तो बड़ा ट्रीटमेंट उन्होंने कराया है, कोई उसका हल नहीं निकल सका, तो काफी परेशान थी वो बेचारी, क्या करें? हाँ, देखें, ये साथ में शुगर की पेशेंट भी थी, तो हमें ये भी जहन में रखना पड़ेगा कि उनका शुगर किस लेवल पर चला जाता है। खासतौर पर एक 3 महीने का जो टेस्ट आता है ब्लड का, वो इनको ज़रूर कराना चाहिए कि HbA1c पता चले कि ब्लड लेवल कहाँ है। ये जहाँ भी जिस डॉक्टर को दिखाती हैं, ये ज़रूर उसको कंसल्ट करें। जो कान का मामला है उसके लिए मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट को मैं फिजिकली देख नहीं पा रहा हूँ। तो हमने करना ये है कि कलौंजी का तेल लेना है, जितना कलौंजी का तेल होगा उससे 2 गुना ज्यादा प्याज का पानी होगा, ठीक है। हम दोनों को फ्राई पैन में डालकर हल्का सा गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि प्याज का जो पानी है वो कलौंजी में जलकर मिक्स हो जाता है, फिर हम एक ड्रॉपर बना के रखेंगे। रात को हम 1 से 2 कतरे उसके कान में डाल दिया करेंगे। अच्छा। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, अगर उनको सुनाई कम देता है वो इसका बेहतर हो जाएगा। तो ये चीजें कर सकती हैं, और अगर काश कराची में होती तो मैं उनको खुद देख लेता, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन बहरहाल वो किसी डॉक्टर को हाँ जी दिखाएं। और दूसरी जो हमारी बहन ने कहा जी मैं प्रेगनेंसी में हूँ और मेरे बाल बहुत गिरते हैं। ईसा भाई, मिसेस राशिद का जो हमल के हवाले से उन्होंने सवाल किया था, उससे मुतालिक मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अभी मुझे फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलना होगा। पाकिस्तान में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल जानने की कोशिश करेंगे, मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल जैसे कि बालों के अंदर फंगस का होना या फिर बालों के अंदर, उनकी रूट्स के अंदर दानों का बन जाना, इसकी वजूहात क्या है, इनका इलाज कैसे हो सकता है, इससे मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आजकल एक और भी बड़ा मसला हम देख रहे हैं कि जो लोग मतलब जिनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करा लें,
और उसके बाद हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो काफ़ी बिगड़ जाते हैं या मुमकिन तौर पे कुछ ऐसे रीजंस उनकी बन जाती हैं जो उनके लिए ख़तरनाक साबित होती है। ये तो हम जानेंगे, चूँकि ईसा भाई और खुर्रम बशीर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे साथ साथ बात करते रहेंगे। अच्छा ईसा भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि मिसेस राशिद, जो मेरी बहन ने कॉल की थी और उन्होंने बताया था कि वो 2 महीने हो गए उनके हमल को, लेकिन बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और इसके साथ साथ बाल बहुत तेज़ी से वाइट भी हो रहे हैं, बड़ी परेशान है, डॉक्टर्स मेडिसिन नहीं दे रहे, उनको क्या करना चाहिए? 2 चीज़ों को हम इसमें डिवाइड करेंगे। जो वाइट बाल हो रहे हैं, बेसिकली बहुत सारी बच्चियों का या बच्चों का जब साइलेंट नज़ला अंदर गिरता है तो बॉडी से जिंक कम होने लगता है, तो बाल वाइट हो जाते हैं, आपकी उम्र चाहे 20 साल क्यों नहीं हो। ये भी काबिल इलाज है, लेकिन क्योंकि बेबी है उनको, तो इसमें खाने की एक हम जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाते हैं, वो तो हम इनका इलाज नहीं कर सकते इस वक्त। अच्छा, दूसरा जो इनके बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए मैं उनको बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। इनको पहले तो एक ड्रिंक डेली पीना चाहिए जिसमें 3 चीज़ें आप डालें, सेब, चुकंदर, गाजर। ये तीनों चीज़ें उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, उसके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब एक माँ बन रही होती है तो उसका ब्लड, उसका आयरन जब ये कम होने लगता है क्योंकि बच्चा ले रहा होता है, तो ये सब उनको पिलाना चाहिए माओं को जिनकी बच्चियाँ प्रेगनेंसी के साथ हैं। अच्छा, इनका हेयर पर ज़रूर इसका इम्पेक्ट आया होगा वीकनेस की वजह से, इंटरनल वीकनेस की वजह से, तो इनको 3 ऑयल लेने चाहिए। कलौंजी का तेल लेना चाहिए 40 ग्राम, और सरसों का तेल लेना चाहिए 40 ग्राम, और नीम का तेल लेना चाहिए 40 ग्राम। तीनों ऑयल को मिक्स करके एक दिन छोड़ के एक दिन बालों की जड़ों में लगाएं, और अल्लाह ताला ने चाहे से बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। साथ में वो ड्रिंक पिए। अच्छा, जिनके भी बाल गिरते हैं इनको ये समझना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी इलाज कराएं, इतना फायदा नहीं होगा अगर आप 3 चीजें कर रहे होते हैं। आपका अगर पानी का इंटेक कम है, ये जहन में रखिएगा कि आपके बाल गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया तो आपको मिट्टी से है, जमीन को आप पानी पूरा दे नहीं रहे तो फसलें खराब होंगी, फिर आप बैठे होंगे डॉक्टर खुर्रम के पास, इंजेक्शन लगाते रहेंगे। दूसरा ये है कि आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्लीपिंग डिसऑर्डर, रात का टाइम से नहीं सोना, ये तीनों चीजें बालों को असरअंदाज करती हैं, जहन में रखिए। चौथी चीज मार्केट में अवेलेबल है जो हमारी बड़ी दुश्मन है, वो है केमिकल के शैम्पू। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं, हम जब पूछते हैं शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, बोला मुझे तो कोई भी मिल जाए मैं कर लेता हूँ, आज ये करता हूँ कल वो करता हूँ। ये जहन में रखिएगा, ये केमिकल जितने झाग बनाते हैं, एंड ऑफ द डे आपके बाल, आज से अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, चाहे वो फिल्मों में देख लें, पुराने लोग देखेंगे झड़ इतने लंबे लंबे बाल हैं उनके। आजकल अम्मी दादियां जो सिकाकाई, रीठा और इनसे शैम्पू बनाती थी, उनके बाल आज की लड़कियों से बेहतर है। तो हमें ये चाहिए कि हम जितना केमिकल से बच सकते हैं बचें, और शैम्पू बनाने के बहुत आसान तरीके हैं जो हम नाज़रीन को बताएंगे, वो भी घर में बना सकते हैं। सही है। ईसा भाई, आपने ये जो बात की ना शैम्पू की, आके मेरे दिल को लगी है, मैं अभी इसके ऊपर बात करूंगी, खुर्रम से भी इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त निगत साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन निगत, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी है 7 साल की, 7 साल की थी जब उसके ना सर से बाल उतरना शुरू हो गए थे। ठीक है। तो अब बिल्कुल ही उसके सर पे बाल नहीं है, 19 साल की हो गई है, माशाल्लाह। और सिर्फ एक जगह पे थोड़े से बाल है। हमने इतना इलाज कराया है, इतना डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत कुछ किया है। तो इतने ज्यादा परेशान है, शादी का भी टाइम हो गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, इलाज भी नहीं करा सकती, इतना ज्यादा महंगे वाला अफोर्ड नहीं कर सकते हम। तो अब मैं प्रोग्राम में देख रही थी आपका, तो नंबर इतनी मुश्किल से डायल हो रहा था, बड़ी मुश्किल से। अच्छा निगत, मुझे आप ये बताएं, आपकी बेटी बीमार तो नहीं हुई थी, कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू नहीं, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह 7 साल तक तो बहुत अच्छे बाल थे उसके। तो उसके बाद ऐसा 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 वो गिरना शुरू हो गए, तो अब बिल्कुल ही गंज है उसके ना सर पे, बिल्कुल ही मुलायम हुआ है। सवाल कर ले इनको, अगर आप जी इनको सवाल कर ले, बात कीजिए। हाँ, इनको होल्ड पे रखिए। अच्छा, इनकी बेटी की इस वक्त उम्र क्या है? 19 साल हो गई है। 19 साल। अच्छा मेरी बहन, ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी बेटी जो है उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन तो नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बड़ी नॉर्मल रहती है। खाना वाना सब ठीक खाती है? हाँ जी माशाल्लाह, वो खाना वगैरह ठीक खाती है? हाँ जी वो ठीक खाती है। मैं बस ठीक है। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ। आजकल मौसम आया हुआ है, फायदा उठाएं, शायद अल्लाह ताला के हुक्म से ये काम कर जाए, तो फिर किसी डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती। इतना अच्छा काम होता है इससे, खास तौर पर जिनके बाल निकल ही नहीं रहे हो। आपने करना ये है कि आम के मौसम में जामन आते हैं, आजकल आए हुए जामन मार्केट में पड़े हुए हैं,
आप मेरे ख्याल में एक प्याली जामन की आप ले लें, एक गुठली समेत होने चाहिए जो आप फ्रूट खाती हैं, वो जामन लेकर आप मशीन में डालकर इसका पेस्ट बनाएं और ये बिल्कुल जब पेस्ट बन जाएगा मेहंदी की तरह, तो बच्ची के बालों के सर की स्किन के ऊपर पूरा लगा दें। पूरा लगाने के बाद एक बारीक कपड़ा बांध दें 1 घंटे के लिए। डेली करना पड़ेगा ये, और डेली बेसिस पर करें। मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने का मौसम होता है जिसमें हम 1 महीना गुजार चुके हैं, जो थोड़ा वक्त बचा है इसमें आप ये करके देख लें। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अगर काम कर गया तो फिर ये ज़मीन सर जैसे गंदुम निकलती है और फसल निकलती है, इस तरह बालों को निकालता है ये जामन जो हम आजकल खा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर करेगा। बिल्कुल। एक और कॉलर जब्बार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जब्बार, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, अभी मेरी उम्र पिशावर से बात करूँ, मेरी एज 27 है ना। ठीक है। तो हमारे फैमिली मैटर है, हमारे ये अबू सब के फ्रंट के बाल वो नहीं है ना, तो मेरे भी वो सिलसिला मेरा वो है शुरू हो चुका है ना। फ्रंट के बाल में तकरीबन मेरी स्किन नजर आ रही है ना। ठीक है। तो इसके बारे में ये दादी बिल्कुल साफा जो आती है मुख्तलिफ चैनल पे, वो उसे भी तरीका बताए तो कि आप रस मिक्स करे, उसमें फिर वो लीमू का वो छिलका और लहसुन मिक्स करे तो वो सर लगाए तो उससे आ जाते। मैं काफी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मगर मैं इतना वो कर चुका हूँ कि ये मतलब जिसका फैमिली वो नहीं करते ना, मैंने सिर्फ उसका सलाह ही मेरे सामने मेरे। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अभी हम खुर्रम मुशीर से इसका भी जवाब लेते हैं। मिसेस अजीज भी हमारे साथ चूंकि मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मिसेस अजीज, बात कीजिए। जी हेलो। जी मिसेस अजीज, हम आपको सुन सकते हैं, बात कीजिए। ये बाजी, हमारे बाल बीच में से मांग से बहुत झड़ रहे हैं ज्यादा। अच्छा। सारी मांग से गंजे हो गए। अच्छा, मांग से झड़ रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? हाँ, मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल है। कुछ लगाती तो नहीं है आप? जी नहीं, कुछ नहीं लगाती। अच्छा, फिक्र ना करें, अभी हम इसका भी पूछ लेते हैं कि क्या मसला है आपका। फरद भी हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी फरद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम फरद शाहीन रावलपिंडी से बोल रही हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरे सर में बाल बहुत गिर रहे, सारा साल ही मेरे बाल गिरते रहते हैं और मेरा आधे से ज्यादा माथा मेरा सारा मतलब न गंजा हो गया है और कोई हल नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं डाइट भी ठीक है मेरी, अपनी तरफ से तो ठीक कहती हूँ, लेकिन मुझे। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? नहीं, ये बड़े सालों से ऐसा हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जो है 59 है। 59 है, माशाल्लाह। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान हो, अभी हम पूछ लेते हैं, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मगर सबसे पहले जो हम बात करेंगे जब्बार से रिलेटेड। खुरमा, आपने इस बच्चे की बात सुनी होगी, 27-28 साल इनकी उम्र है, मगर वो कहते हैं कि उनके वालिद की तरफ से वो उनका खानदानी ये चलता आ रहा है, लेकिन वो कुछ प्रॉपर इसका हल चाहते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जब्बार भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, मेल पैटर्न बाल्डनेस है। आप इसको गूगल भी करें, मेल पैटर्न बाल्डनेस, BALDNES। इसका बहुत अच्छा, देखिए डेफिनेटली उनके वालिद के हैं, मगर एक सर्टन एज में तो डेफिनेटली होते हैं। आप इसको बहुत प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कम से कम 45-50 तक तो आपके बाल अच्छे होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, एक तो आपको मल्टीविटामिन सारे अवेलेबल होते हैं, आप वो मल्टीविटामिन लें जिसके अंदर हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं सरस घाज, अगर ये आप ट्वाइस डे दूध के साथ रोजाना लें, बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं जो अभी एक आपको ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि जो अभी हमारी एक बहन की भी कॉल आई थी कि बीच में से मांग झड़ गई है, फिर एक खातून जो कह रही थी उनको। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तीनों का सलूशन है। और एक मैडम थी, वो कहती थी बेटी की शादी भी हो रही है और उनके बाल नहीं आ रहे। डेफिनेटली देखिए, उनकी बेटी को जो इशू है वो ये है एलोपेशिया, नीचे वाला देखिए, एलोपेशिया टोटैलिस है। और ये इसमें क्या होता है कि आपको डेल्टा कॉटल, एक दवाई होती है, डॉक्टर के मशवरे से डेल्टा कॉटल, DALTACORTIL एक डोज में देते हैं, उसको टेपर ऑफ करते हैं। इससे डेफिनेटली उनके बाल आएंगे, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। अच्छा, अभी मैं एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन आपको करके दिखा रहा हूँ। पूरा कराची से लेके कश्मीर तक अगर कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे रुजू करें। और ये आप ठहर इधर आ जाओ जी, इनके ये देखिए बाल मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये एक बड़ा कॉमन इशू था जो भाई ने ही बताया, बीच में से बाल गायब होना शुरू होते हैं। ये इस साइड पे करें, ठीक है, ये देखिए बीच में से बाल गायब हो जाते हैं और माथा बेतहाशा तेजी के साथ ये आपके चौड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। देखिए, एक तो आप खुद घर में तेल बनाएंगे, मैं आपको खुद बताता हूँ, ये आप अवेलेबल हो। देखिए, इस तेल को आप फोकस करके देखें, इसके अंदर है अखरोट की छाल।
अखरोट की छाल, कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन, रतन, जौ, आमले, रीठे और सिकाकाई। अच्छा, आपने क्या किया, इस तेल को हल्का सा गर्म किया, इसके अंदर आपने ऐड किया थोड़ा सा सुरमा, जो बालों जो आंखों में लगाते हैं सुरमा। आपको बड़ा जबरदस्त, जहां से आप गंजे हो रहे हैं वहां बहुत तेजी से ये आपको बाल उगाएगा। आपके जहां पे बाल गायब हो रहे हैं, आपने इस तेल को गर्म किया हल्का सा, और सुरमा मिला के आपने जहां जहां आपके बाल खोरा हो रहा है वहां पे लगाया। ठीक है, ये देखिए जहां भी आपके बाल गायब हो रहे हैं, मांग चौड़ी हो रही है, या फिर आपके पूरे सर से आईब्रो से बाल गायब है, उसके बाद आपने देखिए एक ये एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर है, ये देखिए ये बड़ा कॉमन, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं कि ये बनता है, ये माल्टोज एक्सट्रैक्ट है। ये देखिए ऑरेंज रंग का होगा, आप इसको देखिए, कैमरे में दिखाता हूँ, ये देखिए ऑरेंज रंग का। ये जब लगाते ही आपको हल्की सी जलन आएगी, जब आप लगाएंगे ना तो ये आपको हल्की सी ये बनता है कीनों के छिलकों को सुखाकर उसको विनेगर में डुबोते हैं। ठीक है, सिरके में, जामन के सिरके में डुबोते हैं, और उसके बाद ये आप जब लगाएंगे हल्की सी जलन टिंगलिंग आएगी। उसके साथ आप ऐड करेंगे जी जामन का सिरका। ठीक है, जामन का सिरका, या आप लेंगे विनेगर एक्सट्रैक्ट, व्हाइट रंग का होगा, देखिए ये भी। ठीक है, और ये आपने बालों में जहां जहां आपके बाल गायब हैं वहां लगाया, और कॉटन से या जूट की बोरी के कपड़े से अच्छी तरह से उसको रब किया जहां पे आपके बाल नहीं आते। खातून ने अपने लिए भी ईसा भाई कॉल की थी, आपको याद है? अभी उन्होंने बताया था 59 उनकी एज है, और वो बेचारी कह रही थी कि वो सारा साल उनके बाल गिरते हैं, सारा साल, और बिल्कुल खत्म हो गए उनके सर के ऊपर बाल। तो वो बेचारी क्या करें अब? दो चीजों में ये काम करेगा, एक तो हेयर फॉल में भी काम करेगा, दूसरा रीग्रोथ में भी, यानी कि आपके बाल नए निकल नहीं रहे हैं, तो इन दोनों प्रॉब्लम में ये काम करती है रेसिपी। तो उसके लिए आसान तरीका ये होगा, वो घर में क्या करेंगी, पहले तो एक अंडा ले लें, एक एग लेकर आप प्याली में ऐड कर लें। ठीक है, मैं उनके सामने बना रहा हूं ताकि वो घर में इजीली बना सकें, बहुत सारे इंजेक्शन से बच जाएंगी। तो एक हमने अंडा लिया है, और प्याज का पानी। अच्छा, प्याज का पानी निकालने का तरीका थोड़ा बता देता हूँ। प्याज को जब आप काटते हैं तो ये पानी में डालकर और थोड़ा सा नमक डाल दिया करें, इसको थोड़ी देर इसको नमक में रहने दें, और उसके बाद प्याज का पानी आप मशीन में निकालकर जब में छान लेते हैं, चाय की छन्नी में छान लेते हैं, तो आप बोतल में रखकर आप इसको फ्रिज में रख से कई दिन रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, लेकिन हल्का सा इसको भिगो के थोड़ा नमक डाल दें। तो हमने पानी निकाला हुआ है प्याज का, हमने 1 टेबल स्पून प्याज का पानी लिया। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि हमने 2 चीजें अभी तक डाली हैं, हमने 1 अंडा डाला है, 1 प्याज का टेबल स्पून डाला है, साथ ही हम ले रहे हैं कलौंजी का ऑयल, 1 टेबल स्पून हम कलौंजी का ऑयल लेंगे, और उसके अलावा हम इसके अंदर कैस्टर ऑयल डालेंगे, अरंडी का जिसे तेल कहते हैं, 1 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। तो अब इसमें टोटल 4 चीजें हमने डाली। हमने 1 अंडा डाला, प्याज का पानी 1 टेबल स्पून डाला, हमने कोकोनट ऑयल इसमें डाला 1 टेबल स्पून, कलौंजी का ऑयल 1 टेबल स्पून, टोटल 4 चीजें हैं। इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाकर हम बालों की जड़ों में लगाकर फिंगर टिप से हल्का सा मसाज करेंगे, और अगर बेहतर हो कि लकड़ी के कंघी के साथ आप उसको स्कैल्प पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये आप हफ्ते में 3 एप्लीकेशन करें, इससे आपके बाल रीग्रोथ भी होंगे और आपका हेयर फॉल भी आपका रुक जाएगा। लेकिन अगेन आपकी वही डाइट, पानी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इन सब चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। अच्छा, ठीक है ईसा भाई, ये बात तो आपकी बिल्कुल, अभी आपने जब शैम्पू की बात की थी कुछ देर पहले, जिस तरह से वर्किंग लेडीज होती हैं, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, हम लोग डेली हमारा काम होता है, स्ट्रेटनर लगेगा बालों के ऊपर, ब्लो ड्राई होंगे आपके बाल, बहुत ज़्यादा आपके सीरम लग सकता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हेयर स्प्रे लग सकता है, तो शैम्पू और कंडीशनर तो हमारा रोज़ का मामूल होता है। तो ऐसी ख़वातीन जिनके बाल भी इस तरह बारीक होना शुरू हो जाते हैं, बाल अच्छे नहीं रहते, ये रोज़ाना की हीट ले के बालों पर, वो कौन सा तेल यूज़ करें, या वो घर पे कौन सा तेल बना सकती हैं, या शैम्पू अगर वो यूज़ ना करें तो उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है जो वर्किंग लेडीज़ हैं? देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हर्बल शैम्पू अब मार्केट में माशाल्लाह हर जगह आम है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ईसा का हो, लेकिन हर्बलिस्ट के नाम पर भी बहुत कुछ जहाँ पे झूठ बोला जाता है। उसका आसान तरीका बता देता हूँ कि अगर किसी भी कोई कहता है मेरा ये हर्बल का शैम्पू है, जहन में रखिएगा कि हर्बल का शैम्पू झाग नहीं बना सकता। झाग इतनी नहीं बनाएगा, ना वो शक्ल में कभी अच्छा होगा।
उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें आंवला, सिकाकाई, रीठा, इस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत रीठा झाग बनाता है, इतना कि आपका ऑयल निकल जाए। तो आप कहीं से भी खरीद लें ऐसा शैम्पू, तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आंवला, सिकाकाई, रीठा, इसको अच्छा खासा जितना बना सकते हैं पानी में डालकर और भिगोकर छोड़ दें इसको, अच्छा खासा इसको भीगने दें। इसको आप 2 दिन के बाद छानकर एक बोतल में बंद कर लें। अब ये झाग तो ज़्यादा नहीं करेगा, तो इसमें जो रीठा है वो सर्टन टाइम क्या होता है लड़कियों के साथ कि वो थोड़ा ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। आप उससे वॉश करने के बाद चंद कतरे अगर कोकोनट ऑयल के लेकर बालों में लगाएं तो वो भी आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाती है। तो एक तो कोई भी आप नॉन केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करें, आप दिन में 10 दफ़ा करें, उससे नुकसान नहीं होगा। सेकेंडली ये होता है कि आप हफ्ते में कम से कम 2 एप्लीकेशन ऑयल की कर लिया करें, और बड़ा सादा सा ऑयल, यानी कि इसमें मैं आपको सिंगल ऑयल बता रहा हूँ। जैसे कोकोनट ऑयल हर जगह अवेलेबल है, खोपरे का तेल सबके पास होता है। हफ्ते में 1-2 दफ़ा करें। बहुत सारे लोग जिनके बाल गिरते हैं, जब वो ऑयल लगाते हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि उनके बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। अच्छा, वो बेचारा अपनी जगह तो सही सोच रहा है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने फोकस नहीं किया कि हम जब नहाते हैं तो एक हिस्सा पानी में चला जाता है, एक हिस्सा टॉवल में चला जाता है। आपके हाथ में जो बाल आ रहे हैं वही आपको लग रहा है कि गिर रहे हैं, बल्कि 2 हिस्से गायब थे। जब आप ऑयलिंग करते हैं तो पानी में जाने वाले भी हाथ में होंगे, टॉवल में जाने वाले भी हाथ में होंगे। तो 7 डेज तक तो ये रहेगा। 7 दिन के बाद देखेंगे ये बाल भी गिरना आपके इंशाल्लाह ताला वो बेहतर हो जाएंगे। सिंगल ऑयल कोई भी आपको सूट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ईसा भाई, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर खुर्रम बशीर, आप भी यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जिनका हल बताया, लोगों के लिए परेशानियां आसानियों में तब्दील करने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर से आप दोनों के साथ हमारी दोबारा से मुलाकात हो तमाम तर मसाइल के ऊपर। जब हम बालों की बात करते हैं, जब हम अपने आप की बात करते हैं, अपनी शख्सियत की बात करते हैं, तो जिस तरह से मौसम चल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इस मौसम में या सारा साल एक तो पानी की मिकदार को कम होने मत दीजिए, डाइट अच्छी ले, आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी डाइट पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। इसी मैसेज के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। कल फिर से मुलाकात होगी कुछ अहम मसाइल, कुछ अहम गेस्ट के साथ। तब के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।